आज से तकरीबन 4000 साल पहले हमारी दुनिया में एक ऐसा शहर एग्जिस्ट करता था जो कि उस वक्त का सबसे अमीर और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड शहर माना जाता था। इस शहर में 250 से भी ज़्यादा टावर्स मौजूद थे जिनकी हाइट लगभग 100 मीटर तक थी। और इस एम्पायर में मौजूद द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से एक है। आज के दौर का इराक उस वक्त का बेबीलोनियन एम्पायर हुआ करता था और इस एम्पायर की दीवारें एक्चुअली बहुत बड़े आर्टवर्क्स थे जिनको सोने से बनाया जाता था। और अपने इसी कल्चर और खूबसूरती की वजह से सारे एम्पायर्स बेबीलोन पे कब्जा करना चाहते थे। दरअसल अकेडियन एम्पायर को ख़त्म होने के बाद असीरियंस और एमोराइट ने बेबीलोन पे अटैक कर दिया और यहाँ जीत हुई एमोराइट्स की। और 1792 बीसी में किंग हम्मुराबी बेबीलोन का रूलर बन गया। किंग हम्मुराबी एक बहुत ही पावरफुल और सेल्फ डेडिकेटेड रूलर था। वो अपनी बादशाहत अपने कुछ उसूलों के मुताबिक करता था। वहाँ का लॉ सिस्टम किंग हम्मुराबी के कोड्स के मुताबिक काम करता था, जिसमें से बहुत सारे कोड्स आज भी फेमस हैं, जैसे कि एन आई फॉर एन आई। किंग हम्मुराबी को अपनी बादशाहत बहुत पसंद थी और थोड़ी ही अरसे बाद उसने ये फैसला किया कि बेबीलोनियन लैंड को और बड़ा करना है। और कुछ ही सालों में उसने पूरे मेसोपोटामिया को फतह करके उस पर रूल करना शुरू कर दिया। किंग हम्मुराबी की इसी डेडिकेशन और मेहनत की वजह से बेबीलोन एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे अमीर और खुशहाल एम्पायर बन गया और दुनिया का ये हिस्सा सबसे बड़ा ट्रेडिंग मरकज़ भी बना। और पूरी दुनिया से लोग यहाँ इस शहर का आर्ट और यहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस करने आते थे। और इसी ट्रेडिंग की वजह से ये एम्पायर और भी अमीर होता गया। वक्त के साथ साथ ये एम्पायर इतना बड़ा होता गया कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते थे। लेकिन बेबीलोन सिर्फ अपने आर्ट, खूबसूरती या फिर पैसे की वजह से ही फेमस नहीं है, बल्कि बेबीलोन अपनी तालीम और इन्वेंशन की वजह से भी जाना जाता है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर जैसी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी और सिखाई जाती थी। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि बेबीलोनियंस ने ही राइटिंग इन्वेंट की है और उससे पहले लिखने का कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। और उनका हर बिजनेस मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता था और फिर उसे प्रूफ के तौर पर लिखा भी जाता था ताकि कोई भी इसे तब्दील न कर सके। इस एम्पायर की सबसे बड़ी इन्वेंशन व्हील थी। उस वक्त वो लोग व्हील को बर्तन या फिर पॉट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उस व्हील की फंक्शनैलिटी और भी बढ़ती गई। और अगर आज के टाइम की बात करें, हर ट्रांसपोर्ट सर्विस में व्हील का इस्तेमाल होता है। लेकिन इतना शहूर और तालीम होने के बावजूद भी वो लोग इस वहमो गुमान में थे कि उनका ये इल्म इन्हें फरिश्तों से मिला है। उनका ये कहना था कि उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी जो कि सीधा आसमान से उनसे मिलने आए थे और उनकी जितनी भी एजुकेशन और इन्वेंशंस थी उन सब की गाइड उनको उन फरिश्तों ने की थी। इनफैक्ट वहाँ मौजूद जितने भी आर्ट वर्क या फिर उनकी जितनी भी खूबसूरती गैल है, उन सब का क्रेडिट वो फरिश्तों को देते थे। और इस एम्पायर में कोई एक रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे गॉड्स मौजूद थे। हर इंसान का बिलीफ सिस्टम अपना था, हर इंसान का अपनी इबादत करने का तरीका अलग था और हर किसी का मानना था कि ये उनके खुदा हैं जो कि इस शहर को आबाद रख रहे हैं। किंग हम्मुराबी ने अपनी हुकूमत में बेबीलोन को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और हम्मुराबी के मरने के बाद उनके बेटों ने बेबीलोन पर रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन किंग हम्मुराबी की तरह उनके बेटे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनकी लीडरशिप स्किल्स ना होने की वजह से बेबीलोनियन एम्पायर ने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल फेस किया और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी अपने नए लीडर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। और इस डाउनफॉल का फ़ायदा लिया कैसाइट्स ने और उन लोगों की ये कमज़ोरी देखकर कैसाइट्स ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया और तकरीबन 400 सालों तक उन्होंने बेबीलोन पर रूल किया। और इन 4 सालों के अंदर कैसाइट्स ने किंग हम्मुराबी की सारे रूल्स और सारे कोड्स चेंज कर दिए। और 400 सालों के बाद असीरियंस ने एक बार फिर बेबीलोन पे हमला किया और इस बार वो कामयाब भी हो गए। इतनी सारी तब्दीलियां और ऊंच नीच के बाद 612 बीसी में ये एम्पायर खुद बेबीलोनियंस ने क्लेम कर लिया, जिसके बाद ये एम्पायर नियो बेबीलोनियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। और इस एम्पायर को रूल कर रहे थे किंग नेबुकदनेस्सर II। किंग नेबुकदनेस्सर ने बेबीलोन को फिर से पहले जैसा आबाद और खुशहाल कर दिया और वो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक है। किंग नेबुकदनेस्सर ने अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था कि किसी एम्पायर में भी हिम्मत न थी कि वो बेबीलोन पर अटैक करे। और इस एम्पायर में जितने भी डाउनफॉल्स थे उन सबको फिर से अपनी जगह पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन 562 बीसी में किंग नेबुकदनेस्सर के मरने के बाद उसके बेटे एमेल मर्दोक ने बेबीलोन पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर बेबीलोनियन ने डाउनफॉल फेस किया। और इस डाउनफॉल का फ़ायदा लिया पर्शियंस ने और 529 बीसी में पर्शियन एम्पायर का लीडर साइरस II ने बेबीलोन पर कब्जा करके उसको पर्शियन एम्पायर में तब्दील कर दिया और यहाँ ये एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अब ये एम्पायर बेबीलोनियन नहीं बल्कि द पर्शियन एम्पायर था। अगर हम बेबीलोन के टावर्स के बारे में बात करें तो यहाँ का सबसे फेमस टावर द टावर ऑफ बेबल उस वक्त का सबसे बड़ा और खूबसूरत मॉन्यूमेंट था और इस टावर को बनाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ लिखी और सुनाई गई हैं।
जिसमें से कुछ लोगों का मानना है कि बेबीलोन में एक खतरनाक फ्लड आने की वजह से वहाँ सब कुछ तबाह हो गया और लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक इतना बड़ा टावर बनाया जाए ताकि अगर दोबारा कोई ऐसा सैलाब आए तो वो लोग टावर में जाकर अपनी जान बचा सकें। दूसरी फेमस और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना एक इतना ऊंचा टावर बनाया जाए जो कि आसमान को छू ले, और बजाय किसी खुदा की इबादत करने के हम खुद ही उस टावर की मदद से जन्नत तक पहुँच जाए। लेकिन इस बात से खुदा उनसे बहुत ही नाराज़ हो गया और उन्हें एक कर्ज दे दिया। और फिर ऐसा हुआ कि जो लोग सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ काम करते थे, उन सब की ज़बानें अपने आप चेंज हो गई। वहाँ मौजूद हर एक इंसान ने अलग अलग ज़बान में बात करना शुरू कर दिया और एक दूसरे की ज़बान न समझने की वजह से उस टावर की कंस्ट्रक्शन वहीं रुक गई। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि आज दुनिया में जो इतनी सारी ज़बानें बोली और समझी जाती हैं, उन सब की शुरुआत यहीं से ही हुई थी।